जय हिंद फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पुष्यभूति वंश, जिसे वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है, पढ़ेंगे। और पुष्यभूति वंश है ये इंडिया जीके में भी पढ़ा जाता है और हरियाणा जीके में भी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड इस वीडियो को। तो इसमें आपको बता पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति और जिसे वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वंश के जो संस्थापक हैं वो थे पुष्यभूति, इसलिए इस वंश को पुष्यभूति नाम भी दिया गया है। तो इसके संस्थापक कौन थे इस वंश के? तो ये थे पुष्यभूति। और पुष्यभूति ने क्या निर्माण कार्य करवाया था जिससे एग्जाम में पूछा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, स्थानेश्वर का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्यभूति ने। स्थानेश्वर स्थानेश्वर का शिव मंदिर, स्थानेश्वर का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यभूति ने। और अगर इसी का पुनर्निर्माण पूछे, स्थानेश्वर का शिव मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो आपको पता होगा फ्रेंड, हमारे हरियाणा में जो मराठों का भी शासन रहा है, तो इसका जो पुनर्निर्माण कराते हैं तो ये करवाते हैं मराठा शासक हुए हैं सदाशिव राय। तो इन्होंने सदाशिव राय ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। सदाशिव राय, सदाशिव राय वही हैं जो पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से लड़ते हैं। ठीक है, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था तो ये किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों, या फिर आप शासक का नाम दे तो सदाशिव राय। पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे किस वंश इसके संस्थापक हैं और इन्होंने क्या निर्माण कार्य करा था। सिर्फ इससे यही संस्थापक और इसका जो एक कार्य है स्थानेश्वर का शिव मंदिर निर्माण, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड, जब आप पुष्यभूति वंश पढ़ें तो जो इसके आसपास में जो राजा थे उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनके संबंध और जो लड़ाइयाँ हैं इनके साथ होते हैं वो आप अच्छी तरह समझ पाओगे। तो इसमें देख लेते हैं फ्रेंड, जब पुष्यभूति वर्धन वंश था तो उस टाइम में असम को कामरूप से नाम से जाना जाता था। ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार, तो आपको पता होना चाहिए असम को किस नाम से जाना जाता था? कामरूप। और पश्चिम बंगाल में, जो हम बंगाल ही लेते हैं फ्रेंड, क्योंकि उस टाइम में कोई पश्चिम बंगाल बांग्लादेश नहीं था, तो बंगाल ले लेते हैं। तो बंगाल में एक वंश था गौड़ीय वंश का शासक, जिसका नाम है शशांक। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, आगे आप जब पढ़ेंगे तो इसका जिक्र आगे फिर आएगा। और मालवा मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, मालवा के क्षेत्र में एक शासक था देवगुप्त। और दक्षिण भारत यानी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में महाराष्ट्र के क्षेत्र में थे शासक पुलकेशिन द्वितीय। जो चालुक्य वंश के शासक हैं। आपको इसका वंश का भी नाम याद रखना है, चालुक्य वंश। तो ये, और एक मोखरी का वंश का शासक था, जो कि शासन था जिसका बिहार यूपी में, बिहार और यूपी के क्षेत्र में एक मोखरी वंश के शासक थे ग्रह वर्मा। ये जो आप में ये चारों के चारों
बताए हैं फ्रेंड, ये हर्षवर्धन से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनको पढ़ना ज़रूरी है। ये हर्षवर्धन के साथ युद्ध करते हैं जिसमें हर्षवर्धन हारता है, ठीक है, और शशांक की को पराजित करते हैं हर्षवर्धन। और जो ग्रहवर्मा है, तो हर्षवर्धन की जो बहन की शादी थी वो ग्रहवर्मा से होती है, ठीक है फ्रेंड। आगे की स्टोरी आगे समझते हैं इसके बारे में। तो ये आपको नोट कर लेने हैं, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे देखते हैं फ्रेंड, ये मैंने आपको बताया। अब देख लेते हैं फ्रेंड, जो कौन कौन से साहित्य किताबें हैं जिनके द्वारा इस वंश की, पुष्यवती वंश की जानकारी मिलती है। वैसे ज़्यादा इसका वर्णन साहित्य में नहीं किया गया है, लेकिन 3-4 बुकें हैं जिनसे इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब एक आपको पता होगा, चीनी यात्री आए थे भारत में। वैसे भारत में 2 चीनी यात्रियों के बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एक तो फायान थे और एक ह्वेनसांग। तो आपको मैं दोनों लिखा देता हूँ। फायान जो कि भारत में आते हैं 399 ईस्वी में। ये किसके टाइम में आए थे? गुप्त वंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आते हैं, ठीक है फ्रेंड। और दूसरा जो चीनी यात्री है वे ये हर्षवर्धन के टाइम में आता है, ह्वेनसांग, ठीक है। क्योंकि ये दोनों में आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने फायान का नाम लिख दिया है। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में आते हैं भारत, और ये हर्षवर्धन के टाइम में आते हैं, ठीक है। और ये आए थे भारत में 629 ईस्वी में। ये भारत की बात हो रही है फ्रेंड। ये हरियाणा में 634 में आते हैं, वो आगे बताएंगे, ठीक है। ये भारत आते हैं। तो ह्वेनसांग ने एक रचना की थी अपनी यात्रा का, और ह्वेनसांग थे, इसे यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। ह्वेनसांग को क्या कहा है? यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? तो ह्वेनसांग को कहते हैं, यात्रियों का राजकुमार। ह्वेनसांग ने एक रचना की थी सीयू की। तो इसमें हमें इस पुष्यभूति वंश के बारे में वर्णन मिलता है। और एक हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और ये मित्र भी थे हर्षवर्धन के, तो उनका नाम है बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने 2 रचना की थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मुख्य रूप से इस वंश के बारे में जानकारी देती है वो है हरिश्चरित। तो इसमें भी हमें इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और एक वासखेड़ा अभिलेख है, हर्षवर्धन द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, जो कि शहजादपुर यूपी में है। इससे भी हमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि वर्धन वंश से संबंधित है। वासखेड़ा अभिलेख, और ये कहाँ है फ्रेंड? ये शहजादपुर यूपी में है। और ये किसने इसका निर्माण खुदवाया था, लिखवाया था? ये लिखा था हर्षवर्धन ने। इन साहित्यों या अभिलेखों से हमें इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। एक बुक और है फ्रेंड, 2 बुक, उनके नाम लिख देता हूँ मैं। एक है जो एक ऐहोल अभिलेख है, इसमें भी हमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। यही अभिलेख बताता है कि इसमें जो हर्षवर्धन था वो पुलकेशिन द्वितीय से हार गया था, लेकिन बाणभट्ट ने ऐसा नहीं लिखा है। बाणभट्ट कहते हैं कि हर्षवर्धन जीता था, क्योंकि बाणभट्ट तो इसकी तारीफ ही करेंगे क्योंकि ये इसका दरबारी कवि है। लेकिन हमें ऐहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है कि इस युद्ध में हर्षवर्धन हारा था, ठीक है। आगे जिक्र करेंगे इसका। और
और एक किताब और है फ्रेंड जो कि कल्याण की है। बहुत ही एग्ज़ाम में ये बहुत सेंटर जीके में तो ये बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है बुक। इसके जो द्वारा जो किताब लिखी गई थी, कल्याण ने लिखी थी, राजतरंगिणी। इसमें भी हमें वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी, और इसमें मुख्य रूप से किसका इतिहास मिलता है? हमें कश्मीर का इतिहास मिलता है, लेकिन इसमें इस वर्धन वंश के भी बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, जो ये चीज़ें हैं ये हमें जो वर्धन वंश के बारे में मुख्य रूप से जानकारी देती हैं। इनके अलावा आपको कोई बुक नहीं है जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाई हो, तो यही बुक हैं या साहित्य हैं या अभिलेख हैं जिनसे हमें वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं फ्रेंड, अब हम इसके जो शासक रहे या क्या इसका इतिहास रहा उनके बारे में पढ़ते हैं। तो मैं कुछ इन वर्धन वंश के जो राजाओं के नाम लिखता हूँ, क्योंकि इससे भी पीछे से पूछ लेते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ, पुष्यभूति वंश के बाद में शासक बनते हैं एक नरवर्धन, और इनकी जो पत्नी है, रानी है, वो है वज्रणी। फिर एक शासक हुए हैं राज्यवर्धन, और राज्यवर्धन प्रथम है फ्रेंड, ये राज्यवर्धन प्रथम। इसकी जो रानी थी वो अप्सरा थी। जो राज्यवर्धन के बाद में जो शासक बनते हैं वो हैं आदित्यवर्धन। तो इसका भी याद रखना है आपको, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा गया था कि प्रभाकर वर्धन के माता पिता कौन थे। तो माता का नाम भी पूछा गया है और पिता का नाम भी। तो आदित्यवर्धन इसके बाद में राजा बनते हैं, और इनकी माता का नाम है इनकी तो पत्नी है आदित्यवर्धन की, तो इनका नाम है महासेन गुप्ता। पत्नी का नाम क्या है? महासेन गुप्ता। इसके बाद में जो राजा बनते हैं वे हैं प्रभाकर वर्धन। वर्धन। तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि पुष्यभूति वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक कौन थे। अगर सबसे शक्तिशाली पूछे तो हर्षवर्धन है, लेकिन प्रथम पूछे तो प्रथम थे प्रभाकर वर्धन। और इनकी पत्नी प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम है यशोमती। यशोमती इनकी पत्नी है। तो प्रभाकर वर्धन की जो संतानें थी वो थी 3 संतानें थी, जिसमें 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। प्रभाकर वर्धन, और इनकी पत्नी थी यशोमती। ठीक है, प्रभाकर वर्धन और इनकी पत्नी है यशोमती। तो प्रभाकर वर्धन की जो संतानें थी 3 थी, और जिसमें 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। तो सबसे बड़े जो पुत्र थे वो थे राज्यवर्धन, और फिर इनकी पुत्री राजश्री, और सबसे जो छोटे पुत्र थे वह थे हर्षवर्धन। तो ये इनकी संतानें थी। तो अब इसके पढ़ते हैं। तो राज्यश्री जो मैंने पहले बताई थी, राज्यश्री की जो शादी है वो किसके साथ की रखी होती है? ये शादी हो रखी है मोखरी के जो राजा हैं, मोखरी के जो राजा थे ग्रहवर्मा, तो इनके साथ इनकी शादी हुई। प्रभाकर वर्धन का जो शासन पीरियड है वो आपको याद रखना है 580 से लेकर 605 ईस्वी तक प्रभाकर वर्धन का शासन रहा।
फिर क्या है, प्रभाकर वर्धन की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो इस पर जो राजा बनाए जाते हैं वे राज्यवर्धन बनाए जाते हैं। और इनका जो शासन पीरियड है 605 से लेकर सिर्फ एक ही साल का रहा, 606 ईस्वी तक। तो इसमें अब क्या स्टोरी होती है, जैसे मैंने आपको बताए थे, मालवा का जो शासक था देवगुप्त, मालवा का शासक कौन था, देवगुप्त। तो देवगुप्त और ग्रहवर्मा के बीच में युद्ध हो जाता है। देवगुप्त और ग्रहवर्मा के बीच में युद्ध होता है, जिसमें देवगुप्त हैं वो ग्रहवर्मा की हत्या कर देते हैं, और जो इनकी पत्नी थी, जो राजश्री थी देवगुप्त, उसको क्या कर लेते हैं, ये बंदी बना लेते हैं। ये कब की बात है, 605 ईस्वी की, 606 ईस्वी की, ठीक है। तो 606 ईस्वी में अब क्या है, राजश्री बंदी बना ली गई है और देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी है। तो इसमें क्या करते हैं, जो राज्यवर्धन क्या है, अपने जीजा का बदला लेने के लिए, अपनी बहन को छुटाने के लिए ये देवगुप्त से हमला बोलते हैं देवगुप्त पर, जिसमें वे देवगुप्त को मार देते हैं और अपनी बहन को छुटा लेते हैं, ठीक है। ये फिर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, बंगाल का जो शासक था वो कौन था, गौड़ी वंश का शासक था, तो वो शासक था शशांक। शशांक और देवगुप्त क्या है, आपस में मित्र हैं। तो ये अपने मित्र का बदला लेने के लिए ये राज्यवर्धन को धोखे से मार देते हैं, ठीक है। किसको मार देते हैं, राज्यवर्धन को, और फिर राजश्री को फिर बंदी बना लेते हैं, ठीक है। राजश्री को फिर बंदी बना लिया गया, किसके द्वारा, शशांक के द्वारा। अब कौन बचा है इनके परिवार में, प्रभाकर वर्धन के, सिर्फ हर्षवर्धन बचा है। तो हर्षवर्धन क्या करता है, इसकी जो, अगर हर्षवर्धन का आपको जन्म भी याद होना चाहिए, 590 ईस्वी में इसका जन्म होता है, और 606 ईस्वी में, क्योंकि अब इसकी भाई की मृत्यु हो चुकी है तो अब कोई वंश का वो नहीं है, सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में क्या है, हर्षवर्धन राजा बनते हैं। तो और अब जब ये राजा बनते हैं तो इनके सामने दो चुनौतियां हैं। एक चुनौती कि वे अपने भाई का बदला शशांक को मार कर लें, और दूसरा कि वे अपनी बहन को उससे बंदी से छुटवाएं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हर्षवर्धन अपनी सेना लेकर शशांक बंगाल में जो है उस पर हमला करते हैं। इससे जो शशांक है वो बंगाल छोड़कर भाग जाता है। इसमें ये मारा नहीं जाता, ये छोड़कर भाग जाता है, डर जाता है तो भाग जाता है। और जो इसकी बहन थी वो विंध्याचल के जो वनों में भाग जाती है, इससे छूटकर शशांक से भाग जाती है। और स्टोरी ये है कि ये मरने वाली ही होती है, क्योंकि ये भी सती होना चाहती, क्योंकि अब इसका पति मर चुका है। सती होना चाहती है, लेकिन उसी टाइम क्या होते हैं, हर्षवर्धन वहाँ आ जाते हैं और अपनी बहन को बचा लेते हैं, और बहन से एक इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि बहन अगर तू मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा, और इस तरह हमारा जो वंश है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। तो इससे फिर ये जो राजश्री है वो सती नहीं होती हैं, और फिर उनको ये अपने राज दरबार में ले आते हैं हर्षवर्धन। अब जो हर्षवर्धन है वो थानेसर, जो इसकी खुद की राजधानी है, अपने पिता के द्वारा मिली, और एक कन्नौज जो यूपी बिहार का क्षेत्र है, उस पर दोनों की देख रेख के लिए ये अपनी राजगादी कन्नौज शिफ्ट हो जाते हैं। यानी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया, तो ये कन्नौज को बनाया था, क्योंकि अपने जीजा की मृत्यु के बाद वहाँ कोई वंश नहीं बचा था, तो इसलिए उसकी देखभाल के लिए अपनी राजधानी कन्नौज शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। एक मैं आपको सती के बारे में बता देता हूँ, जो हमारी सती प्रथा को अवैध किसने घोषित किया था और किसके प्रयासों से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था। एक तो राजा राममोहन राय और इनके प्रयासों से, और एक
अंग्रेज अधिकारी थे विलियम बेंटिंग। इनके प्रयासों से विलियम बेंटिंग ने, यह वायसराय थे विलियम बेंटिंग, तो इन्होंने 1829 में सती प्रथा को क्या किया था, अवैध घोषित किया था। ठीक है, कब किया था, 1829 में। ये भी आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड पॉइंट है, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। आगे देखते हैं। तो अब क्या है, जो हर्षवर्धन है वो अपने भाई का बदला भी ले लेते हैं। वैसे बदला तो बाद में लेते हैं, हत्या बाद में करेंगे। ये अपनी बहन को छुटा लेते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि जो हर्षवर्धन है वो राजगद्दी पर कब बैठे। तो जो हर्षवर्धन है वे 606 में राजगद्दी पर बैठते हैं। तो 606 में ये राजगद्दी पर बैठते हैं और 647 ईस्वी तक ये राजगद्दी पर राजा बनकर रहते हैं। और 647 में क्या हो जाती है, हर्षवर्धन की मृत्यु, और इनके कोई पुत्र नहीं था, कोई वंश नहीं था। इस तरह बाद में ये वंश समाप्त हो जाता है। तो इसके बारे में और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो और देख लेते हैं। और इसकी जो राजधानी थी हर्षवर्धन की, थानेसर थी। अगर आपसे पूछी जाए दूसरी राजधानी कौन सी थी, तो कन्नौज थी। ठीक है, और ये 612 में एक उपाधि प्राप्त करते हैं, ये भी आपको याद रखना है, शिलादित्य और एक राजपुत्र, दो उपाधि प्राप्त करते हैं, राजपुत्र और शिलादित्य की। और इसके जो शासन में हुनों के आक्रमण होते थे फ्रेंड, तो आपको याद रखना है हुनों के आक्रमण किस टाइम के होते थे। हर्षवर्धन ने और हुनों को पराजित किया था। हर्षवर्धन ने, एक आक्रमणकारी जाति होती थी ये। अब है फ्रेंड 629 ईस्वी में, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, 629 ईस्वी में ह्वेनसांग, जो ह्वेनसांग था, वे भारत आए थे। अब पूछा जाता है कि वे हरियाणा में कब आए थे। तो ये हरियाणा में कब आए थे, ह्वेनसांग, ये 634 ईस्वी में आए थे और 644 ईस्वी तक ये हरियाणा में रहे थे। ठीक है, और ये किस काम के लिए आए थे ह्वेनसांग, ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था, और नालंदा विश्वविद्यालय में ये अपनी पढ़ाई करने के लिए आए थे। नालंदा उस टाइम यूनिवर्सिटी हुआ करती थी फ्रेंड। ठीक है, यूनिवर्सिटी थी ये नालंदा, यानी जो देश विदेश से ज़्यादा आगे की पढ़ाई करने के लिए नालंदा आया करते थे। ठीक है, तो नालंदा, और जो नालंदा का अगर हम देखें सबसे ज़्यादा जो विकास किया था वो हर्षवर्धन के टाइम में हुआ था। ये अपनी चरम सीमा पर थी हर्षवर्धन के टाइम में। इसमें 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ने के लिए देश विदेश से आते थे। ठीक है, और जो अब हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं कि हर्षवर्धन जो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये जो हर्षवर्धन किस धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को, और बौद्ध धर्म में किस शाखा को मानते थे, महायान। ठीक है, और लेकिन ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अपने बौद्ध के लिए कट्टर थे, ये और धर्मों का भी आदर सत्कार करते थे। और इसके जो टाइम में जो दंड दिए जाते थे वो कठोर थे, आपको याद रखना है। हर्षवर्धन के टाइम में जो दंड थे वो कठोर थे। हर्षवर्धन, कहा जाता है कि हर्षवर्धन के जितनी तलवार में जितनी ज़्यादा ताकत थी उतनी उसकी कलम में भी थी। तो इसी प्रकार उसने 3 जो प्रमुख नाटक हैं उनकी रचना की, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं, तीनों से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये कौन कौन से 3 नाटकों की रचना की थी, तो एक नागानंद,
प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका और रत्नावली। इन 3 नाटकों की रचना किसने की थी? हर्षवर्धन ने की थी। और जैसा मैंने पहले बताया था कि बाणभट्ट के किसके दरबारी कवि थे, तो ये हर्षवर्धन के थे। और इन्होंने 2 और इसके दोस्त भी थे ये हर्षवर्धन के। तो इसने जो बाणभट्ट ने 2 किताबों की रचना की थी जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है बाणभट्ट ने। तो बाणभट्ट ने किन किन की रचना की थी? एक तो हरिश्चरित, जिसमें जो वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलती है, और एक था कादम्बरी। ठीक है, कादम्बरी नाटक की रचना किसने की थी? ये दोनों की दोनों बुकें बहुत फेमस हैं और पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, कादम्बरी। और जो हर्षवर्धन ने की एक कुंभ मेले की भी शुरुआत की थी। जो कुंभ मेला है वो कब कितने वर्ष बाद बनाया जाता है कुंभ मेला? तो कुंभ मेले की शुरुआत किसने की थी? तो हर्षवर्धन के टाइम में ये इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। एक और है फ्रेंड, जो इसके बारे में मैंने जैसे जिक्र किया था, अहलो अभिलेख। तो इसमें क्या था? अहलो अभिलेख में एक जानकारी मिलती है हर्षवर्धन के बारे में, अभिलेख, जो कि किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। कि पुलकेशिन द्वितीय और राजा हर्षवर्धन के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। ठीक है, जिसमें विजयी कौन होता है? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय इसमें जीतता है। और इसकी जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। और कब लड़ा जाता है ये? 634-35 में ये युद्ध लड़ा जाता है। और ये किस नदी के किनारे लड़ा जाता है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे लड़ा जाता है। तो ये 3 पॉइंट हैं, आपको याद रखने हैं। 634-35 में ये लड़ा जाता है, और जिसमें पुलकेशिन द्वितीय विजय होता है। और इसकी जानकारी हमें कौन सा अभिलेख देता है? ऐहोल अभिलेख। और ये अभिलेख इसकी रचना किसने की थी? रवि कृति ने, रवि कृति। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो हर्षवर्धन जो कन्नौज में एक विशाल सभा का आयोजन किया था, तो ये आपको याद रखना है। तो किसने करवाया था और कहाँ करवाया था? तो ये हर्षवर्धन ने करवाया था, और इसमें सभी धर्मों के लोग यहाँ आए थे। ठीक है, ये भी याद रखना है। हर्षवर्धन ने कन्नौज में एक विशाल सभा का आयोजन करवाया था, धार्मिक सभा थी ये। विशाल सभा का आयोजन किसने करवाया था? तो हर्षवर्धन ने करवाया था। और इसमें क्या था? सभी धर्मों के लोग हैं वो आए थे, सभी धर्मों के लोग। और इसने ये जो प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष में एक महामोक्ष परिषद का भी आयोजन करवाता था। ये भी आपको पूछा जाता है एग्जाम में। तो कहाँ करवाता था? एक तो आपको याद रखना है कितने वर्ष के अंतराल में होती थी? 5 वर्ष में के अंतराल में। और कहाँ होती थी? प्रयाग में। और इसका नाम क्या है? महामोक्ष परिषद। तो ये कौन कराते थे? हर्षवर्धन। महामोक्ष परिषद। इसके जो राज्य है, इसने जो अपना राज्य है, राज्य को भुक्ति में बांटा हुआ था। और भुक्ति को किस में बांटा हुआ था? विषय में। ठीक है, फिर ग्रामीण इसकी सबसे छोटी वह होती थी, तो विषय। और विषय का मुखिया कौन होता था?
विषयपति। कौन होता था इसका मुखिया? विषयपति। विषयपति इसका क्या होता था? मुखिया होता था। और आपको मैंने जैसे पहले जिक्र किया था वासखेड़ा अभिलेख, तो ये किस भाषा में लिखा गया था? वासखेड़ा अभिलेख है वो किस भाषा में लिखा गया था? ये भी भाषा से भी पूछा गए हैं इसके। तो ये संस्कृत और ब्राह्मी लिपि दोनों में लिखा गया था। ब्राह्मी और संस्कृत, तो दोनों भाषा में ये वासखेड़ा अभिलेख लिखा गया था। और 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। इसका कोई पुत्र नहीं होता। इस तरीके से इसका वंश की समाप्ति हो जाती है। फिर आपको पता होगा जो इसकी राजधानी थी कनौज से दूसरी राजधानी थी, तो इसको लेकर जो राजपूत थे, राजपूतों के बीच में त्रिपक्षीय युद्ध होता है। ठीक है, आपने आगे जब राजपूतों का इतिहास पढ़ेंगे तो त्रिपक्षीय युद्ध किसके लिए होता है? कनौज के लिए। और जिसमें जीतते कौन हैं? वो जीतते हैं गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, तो त्रिपक्षीय संघर्ष हर्षवर्धन के बाद इसको लेकर हो जाता है कनौज को। और जो राजपूत थे वो पहले हर्षवर्धन के ही सामंत हुआ करते थे। और वर्धन वंश के जो सामंत थे वो किसके सामंत हुआ करते थे? गुप्तों के। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखना है। तो इसमें विजयी कौन होते हैं त्रिपक्षीय युद्ध में कनौज को लेकर? तो इसमें होते हैं गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार। तो ये हमने वर्धन वंश पढ़ा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर